अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही का सिलसिला जारी है। मुताद्दिद मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। फसलें ज़ेरे आब हैं और हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में भी 5-5 लाख क्यूसिक के रेले शामिल हैं। अब अहम बात यह है कि अगले चंद दिनों में ये सैलाबी रेले जनूबी पंजाब में पंजनत के मकाम पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से दरियाए सिंध में दाखिल होंगे। 2022 में पंजनत में 2 लाख क्यूसिक के सैलाब ने पानी की गुंजाइश से कम होने के बावजूद बंद तोड़ दिया था। इससे पहले 2014 में 4,15,000 क्यूसिक के सैलाब ने इससे भी बड़ी तबाही मचाई। अब देखना है कि 3 दरियाओं से मजमूई तौर पर 15 लाख क्यूसिक का पानी जब एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या होगा। पंजनत के बाद ये पानी गुड्डू और फिर सक्खर बैराज से गुजरेगा। इन बैराजों की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 12 और 15 लाख क्यूसिक है। आखिरी बार इतना बड़ा रेला 2010 में आया था जब 11 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी गुजरा। मौजूदा रेला साइज़ में तो करीबन उतना ही है, मगर ये कम वक्त में गुजर जाएगा, इसलिए ख़तरा शायद कम हो। इसके बावजूद पंजनत से सक्खर तक का इलाका शदीद ख़तरे में है। देखना यह है कि पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतों ने 2022 और उससे पहले वाले तजर्बात से कुछ सीखा भी है या नहीं। क्या उन्होंने पुश्तों को मजबूत किया है और बर वक्त इंतबाही निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। यूँ क्या हम कह सकते हैं कि अगर जनूबी पंजाब और शिमाली सिंध फिर तबाही का मंजर पेश करें तो हुकूमतों को जवाबदेह होना होगा। 2022 में सिंध के कई पुश्ते मंचर झील, दादू और ठट्ठा के गिर्द पानी का दबाव ना सह सके थे। क्या उन्हें बेहतर किया गया। पंजाब में 2014 में मुल्तान को बचाने के लिए दरियाए चेनाब पर करीबन 193 पुश्ते तोड़ने पड़े थे, हालांकि वो सैलाब मौजूदा रेले से छोटा था। देखना यह होगा कि क्या पंजाब हुकूमत ने अपनी आबी तनसीबात को मजबूत बनाया है या नहीं। 2010 के सुपर फ्लड के बाद से पाकिस्तान में 7 सैलाब आए जिन्होंने लाखों अफराद को बेघर किया, लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन तबाह की और सैकड़ों जानें ली। ऐसे सैलाबों के बाद बेघर आबादी में खुराक की कमी, बच्चों में ग़ज़ाई क़िल्लत और बीमारियों के मसाइल जन्म लेते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार भी जनूबी पंजाब और शिमाली सिंध हुकूमतों की गफलत का शिकार बनेंगे। क्या पुश्तों की मजबूती और बर वक्त इंतबाही निज़ाम हकीकत में कायम हो चुके हैं या ये सब सिर्फ बयानात तक महदूद है। क्या हमारी सियासी क़यादत माजी के बड़े सैलाबों से कोई सबक सीख पाई है या एक बार फिर पॉइंट स्कोरिंग ही उनका वाहिद हथियार होगा। और सब क्या हम मौसमियाती तब्दीली के इस मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले के लिए मुत्तहद होंगे या फिर एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। वस्ती पंजाब में बिफरे पानी से तबाही, जनूबी पंजाब और सिंध खतरे में। 2010 के बाद क्या एक बार फिर तारीख खुद को दोहराएगी। ज़ैगम साहब, पानी आगे बढ़ रहा है दरियाए चेनाब में, रावी में और फिर जहलम का भी पहुंचेगा और सिंध का भी पहुंचेगा। कहीं ना कहीं पानी को इकट्ठा होना है। मैंने कुछ माजी के हवाले सामने रखे हैं। जनूबी पंजाब और फिर सिंध में जब ये दाखिल होगा, अभी तक की सूरत हाल तो पंजाब में भी हिला रही है हमें। अगर हम नंबर्स को देखें, आपको लगता है कि माजी नहीं दोहराया जाएगा, पहले से बेहतर तैयारी मिलेगी? क्योंकि पिछले 2 दिन में जो यहाँ पे अलर्ट चल रहा है, ये आगे तक सबको अलर्ट कर चुका होगा, अगर तैयारी होगी। आयशा, आपने पुश्तों की कमज़ोरी की बात की, बंद टूटने की बात की, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक साइड को बचाने के लिए दूसरे साइड के पुश्ते तोड़े जा रहे हैं। जिस साइड को बचाया जा रहा है उसके बंद क्यों इतने कमज़ोर हैं कि दूसरे साइड के बंद तोड़ने पड़ रहे हैं। और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जो पुश्ते होते हैं, ये बंद होते हैं, ये मिट्टी के नहीं बने होते, ये सोने के बने होते हैं। ज़रा पूछें उन डिपार्टमेंट्स में और पूछें वहाँ के ठेकेदारों से और वहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स से कि जो कमाई इस अर्थवर्क में होती है वो सरकार के किसी काम में नहीं होती। इसका कोई खाता नहीं होता, इसको एस्टिमेट करने का कोई तरीका नहीं है। बड़ी आसानी से अभी देखेंगे, जहाँ पर फ्लड नहीं भी आया वहाँ बता दिया जाएगा कि ये बंद जो है ये रोड हो गया। तो हमारा जो कैपेसिटी का इशू भी है, इंजीनियरिंग की कैपेसिटी का, अदारों की सलाहियत का मसला भी है, करप्शन के मामलात भी हैं, और उन सब पे मसला ये है कि हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो है ही नहीं, हम सीखते ही नहीं हैं। अब आपका यही सवाल है ना कि क्या पिछली बार के फ्लड से अब हम सबक सीख चुके हैं। ज़ैगम साहब, आगे बढ़ने से पहले हम सीखते क्यों नहीं हैं? सीखते तो बच्चे भी हैं, यहाँ बड़े नहीं सीखने को राजी।
इसलिए कि सीखना चाहते नहीं हैं, इसलिए कि हमारे इदारों में वो सलाहियत नहीं है कि वो सीखें। हमारी फैसला साजी सीखने के अमल पर मबनी नहीं है, वो नॉलेज गेन करने पर मबनी नहीं है। सीखने का तो मतलब ये है कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप थ्योरी से, साइंस से भी इल्म हासिल कर रहे हैं और आप तजर्बात से भी इल्म हासिल कर रहे हैं। हमारे इदारों में तो वो सलाहियत ही नहीं है कि वो इल्म हासिल करें, उस इल्म की बुनियाद पर अपने आप को बदलें, अपनी पॉलिसियों को बदलें और फिर जो नए चैलेंजेस हैं उनसे बेहतर तौर पर निपटें। और जनूबी पंजाब का तो एक चैलेंज ही कुछ और है। यहाँ से तो अलग अलग छोटे छोटे दरिया जा रहे हैं, वहाँ पे तो तमाम दरियाओं का कन्फ्लुएंस जोन है। पूरा इंडस रिवर सिस्टम जो है वहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है। जनूबी पंजाब में झेलम और चनाब मिलता है, रावी और चनाब मिलता है, सतलुज और चनाब मिलता है, आखिर में पांजनत पर तो ये सब सिंध से भी जाकर मिल जाते हैं और अजीम तरीन सिंध दरिया वहाँ पर तश्कील पाता है। और इसी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा एक फ्लड रिस्क जोन भी है। 2010 वाला सुपर फ्लड, उसका ब्रंट भी, उसकी भी जो तमाम ज़ोर था वो जनूबी पंजाब ने सहा था। 2014 का फ्लड भी उसने बर्दाश्त किया था। और अभी भी आप देखें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ख़तरा है एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्क का, जो पहले ही पैदा हो चुका है। 1.5 लाख लोग पहले ही दरबदर हो चुके हैं। अभी जनूबी पंजाब में और सिंध में क्या होगा हमें मालूम ही नहीं है। लोगों की ज़िंदगियां कैसे मुतासर होंगी, किस तरह सेहत के मामलात होंगे, किस तरह फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी। अभी हम देख रहे हैं कि लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है कि हमारी गंदम का क्या बनेगा, इसलिए कि उनके पूरे साल का खाना वहां पड़ा है। लोग अपनी जानों पे खेल के अपने जानवरों को बचाने की कोशिश करें। जानवरों तो क्या, हमने वीडियोस देखी है कि बंदा बोट पर चढ़ने को तैयार नहीं है, कहता है ये चारा मेरा पहले और जैनब साहब अभी सिचुएशन अंडर रिपोर्टेड है, ये जहन में रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं अंडर रिपोर्टेड होगी, क्योंकि हर जगह पे तो रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। बहुत सी दूर दराज जगह हैं जहां पे कोई पहुंचा ही नहीं है। तो रोज़गार का मसला, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, बढ़ती हुई गुर्बत का मसला, अभी तो हम सांस बंद करके देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जिस वक्त हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें साथ साथ सबक सीखना चाहिए। अगर पीछे सबक नहीं सीखे तो अब सबक सीखना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि माजी के तजर्बात से कोई सबक नहीं सीखा गया। जनूबी पंजाब और सिंध जो हैं वो ख़तरे में हैं। शहजाद चौधरी साहब, क्यों नहीं हम सीखने को तैयार? पंजाब में पुश्तों के टूटने के बाद जनूबी पंजाब और सिंध के अवाम पानी के रहमो करम पर छोड़ दिए जाएंगे? क्या बैराजों और पुश्तों के डिज़ाइन संभाल पाएंगे? अवाम को अपना हिसाब किताब खुद करना पड़ेगा, या आप समझते हैं कोई ऐसी तैयारी ग्राउंड पर होगी कि अर्लियर वार्निंग्स होगी, लोगों के लिए इंतज़ाम होगा, उन्हें निकाल लिया जाएगा और लोग महफूज तसव्वुर करेंगे और चंद दिन बाद वापस अपने घरों में होंगे? अच्छा, मुझे नहीं पता हम में से कितने लोगों ने फ्लड्स को असल में सहा हुआ है, लेकिन 60s की बात बताता हूँ। हम छोटे थे उस वक्त और गांव में जब कभी छुट्टियों में जाते थे, और ये गर्मियों की छुट्टियों में जाना होता था, तो हमारे पास आबी एक ऐसी गुजरगाह जिसको उस वक्त नाला कहते हैं गुजरात के पास, आमतौर पे वो ओवरफ्लो कर जाता था। और वो नाला काफ़ी बड़ा, दरियाओं से बड़ा है, यूरोप के दरियाओं से बड़ा है, यानी नाला वेम्बर की बात कर रहा हूँ। तो वो जब ओवरफ्लो करता था तो ये जो गांव आसपास के थे, हमारा भी गांव उसमें शामिल, तो मुझे एक तो ये कि बेशक उसमें नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पर माल के, क्योंकि मवेशी और साथ फिर फसलें तबाह होती हैं। नुकसानात इन सैलाबों के साथ एक बिल्कुल ये एक तयशुदा चीज़ है, ये तो होने ही होने हैं। अब ये जो इस दफ़ा के जो फ्लड्स हैं, ये भी अभी इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ जो करना था वो नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। और मैं 2-3 उन स्टेप्स की तरफ आता हूं कि क्या करना चाहिए था। एक तो ये कि जाने बचाने का काम इस वक्त सबसे पहला काम होना चाहिए। जो माल मवेशी या इस वक्त फसलें तबाह होंगी उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, तो इसलिए सबसे पहले जाने बचाने की कोशिश करें। वो जाने जो रास्ते में आ रही हैं और उनको आपको बचाना है किसी तरीके से। दरियाओं के बीच में जो कच्चे के अंदर बैठे हैं लोग, या जिन्होंने आगे आप बढ़ा के अपनी वो ज़मीनें कब्जे में कर ली, उनको वहाँ से निकालें ताकि आपकी उनकी जानें बचाई जा सकें। दूसरा, ये क्यों फ्लड्स का मसला क्या है? हमारे रिवर्स की कैपेसिटी कितनी है, और अगर कम हो गई है तो क्यों कम हुई है? ये तो वैसे ही सब दरियाई चनाब भी नाली के तौर पे बहता है सारा सारा साल। अब अगर पानी उसके अंदर रेत के इतने ज्यादा वो बढ़ जाता है रेत के साथ,
कि और वो उसको उसको कोई ड्रेन का, उसको कोई खाली करने का, जगह कैपेसिटी बढ़ाने का हमारे यहाँ कोई निज़ाम, कोई तरीका, कोई सोच नहीं। तो कैपेसिटी, हमारे रिवर्स की फ्लो की कैपेसिटी कम क्यों है, कम क्यों हो गई है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, क्वांटम कितना हैंडल कर सकता है, कितना ये तादाद, कितनी वॉल्यूम कितना हैंडल कर सकता है, किस स्पीड के साथ पानी जाएगा, तो कितना क्वांटम। तो ये वो चीजें हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि ये जो फ्लड्स आते हैं दरियाओं के अंदर, इसका जोर कितना है। उस जोर के हिसाब से आप उसके पुश्ते बनाते हैं और उनके अंदर से। बाकी जहां तक तीसरी चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बराज 60s के बनाए हुए बराजेस हैं, 1960 के, 60 की दहाई के बराजेस के अंदर कितनी कोई हिम्मत, ताकत, जान रह गई है कि इस फेरोसिटी के, जो इतनी जोर के जो फ्लड है, जो पानी आ रहा है, उसको रोक सकें। तो इनको तोड़ने पड़ते हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है एज अ कंट्री कि हम दोबारा ये बैराज बना सके। बनाने चाहिए, बनाने चाहिए। ये पैसा खाना बंद करें, इन चीजों पे लगाएं, तो हमारा बचत हो सकती है कौम के तौर पे। क्योंकि इससे इसका सिर्फ नुकसान ये नहीं है, इसके बाद फसलें तबाह होंगी, फसलों के तबाह होने के बाद और फिर वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर बीमारियां आएंगी, पानी फैलेगा, बीमारियां, पानी जाने में वक्त लेगा, बीमारियां फैलेंगी, उससे डेंगू का खतरा, उसके बाद बाकी बीमारियां, कॉलरा वगैरह। तो उससे जानी नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है। तो ये अगर थोड़ा सा बहुत इनकी एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट इन चीजों की तरफ हो। अब करना क्या चाहिए, आपने सवाल पूछा कि ये अब जा रहा है जनूबी पंजाब, पंजाब तो गुजर गया, अब जो पंजाब का हाल होना था, क्योंकि पंजाब में तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सिंध के पास वक्त है, तो 2-3 काम है करने वाले। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि ये कराची या सिंध में पहुंचे, जरूरी, ये जरूरी है कि वहां पर उनकी मौजूदगी है। दूसरा, मुराद अली शाह साहब 24/7 एक ऑप्स रूम बनाए और वहीं पे सोएं। उनको सोना चाहिए वहां पे रातों को भी, क्योंकि अमूमन फ्लड्स रात को आते हैं, ये दिन के वक्त नहीं आते। अच्छा, इसलिए ये कोशिश करें कि रात को मौजूद रहें और वहां पर अपने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के साथ रब्ता रखें। इंतजामी तौर पर जो काम करने वाले हैं, कम से कम सिंध को वो इस वक्त कर देने चाहिए। हम ये नहीं सुनना चाहेंगे बाद में बहसीयत पाकिस्तानी के बाद में हमें फिर बताया जाए कि जो फलाने साल का 2025 का जो फ्लड था, जो उसने इतनी तबाही मचाई और इसलिए अब उनको इतना पैसा और चाहिए सिंध को, ताकि वो रीबिल्ड कर सके। मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ा फेलियर है कि जहाँ पे प्रीएम्प्ट ना करना, वक्त पे इकदाम ना करना, और फिर उसके बाद ये शोर मचाना कि उनके पास वसाइल नहीं। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, क्या हमें कुछ मुख्तलिफ सुनने को मिलेगा 2010 या 2022 के बाद से? आपको इस वक्त की सिचुएशन, जो हम गुज़िश्ता 48 घंटे, 55 घंटे, 60 घंटे की बात करें, पंजाब में लाहौर को क्रॉस कर रहा है, आगे मुल्तान तक पहुंचेगा कल तक, फिर उससे आगे जाना है जनूबी पंजाब और फिर सिंध का रुख होगा। आपको लगता है कि मुख्तलिफ सूरत हाल होगी 10 के सुपर फ्लड्स या 22 के नुकसानात से, या तारीख खुद को दोहराने जा रही है? कोई इंतजामात, कोई उस तरह की, इसे प्रीएम्प्ट मेजर्स कहा जाता है कि पूरा साल आपने तैयारी करनी है एक चीज के लिए, आपको लगता है कोई ऐसी तैयारियां मौजूद हैं कहीं? काश के आयशा मैं ये कह सकता कि इस बार कुछ फर्क होगा, बदकिस्मती से नहीं होगा फर्क। और उसकी बुनियादी वजह यह है, आपने जो शुरू में जिक्र भी किया कि क्या उन 2022 और 2010 के और दीगर जो तजुर्बात है उनसे कुछ सीखा है सूबाई हुकूमतों ने, मरकजी हुकूमत ने या मुख्तलिफ एजेंसीज ने? कतन नहीं। अगर सीखा होता तो इस तरह से एक लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ना दिखाई देती जिस तरीके से इस बार फिर से दिखाई दी। वो और बात है कि हमें कुछ एक्नॉलेज करना चाहिए कि पंजाब की हुकूमत बहुत मुतहरिक है और पंजाब की वज़ीर आला खुद जो हैं वो इसके ऊपर लीड कर रही हैं। लेकिन बात तो इदारों की होती है, ये कोई आज का मसला थोड़ी है या आज की एक सियासी हुकूमत का मसला थोड़ी है। ये तो आने वाले सालों और दहाइयों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां अब एक हकीकत है और ये मौसम बदलते रहेंगे और कलामी की माजरत, ये हकीकत हमें कई सालों से पता है, मगर वजीर आजम हो, वजीर आला, सब यही कहते हैं जब ऐसा हो रहा होता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। रिलीफ शुरू कर दिया, रेस्क्यू शुरू कर दिया, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, और फिर हम महीने बाद ताला लगाएंगे, सब रख देंगे, और अगले साल बरसात शुरू होगा तो हम भी यही सवाल करेंगे, आप लोग भी यही जवाब देंगे, और हुकूमती वज़रा भी इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। हर चीज़ हमारे लिए चैलेंज बन जाती है सिर्फ उतने 4 दिन के लिए जब मुसीबत हम पे गिरती है। 4 दिन बाद हम चैलेंज को ताला लगा के रख देते हैं। क्यों?
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने आयशा। ये आप जो बात कह रही हैं उसके पीछे उसको जरा गहरी एक नजर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मसला ये है, मेरे ख्याल से इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है। उसकी वजह है कि हर हुकूमतें आती हैं, 2-2 3-3 साल में बदलती हैं, और एक उसकी वजह से जो एक पॉलिसी साजी, ये ऐसी चीजें हैं, ये इनके ऊपर देर पा पॉलिसी साजी की जरूरत है। जो हमारे इदारे हैं जैसे फ्लड कमीशन, फ्लड कंट्रोल कमीशन है, या ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, या दीगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो कि मौसम का पता देता है, ये उन सबको हमने अभी तक क्यों नहीं इंप्रूव किया, इन इदारों को क्यों नहीं मजबूत किया ताकि ये आगे बढ़कर हमारी इन मामलात में मदद कर सके। नंबर 1। नंबर 2, 2022 तो पाकिस्तान में बदतरीन साल था सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से। पर शुरू साल से लेकर आखिर नवंबर तक यहाँ पे क्या मार धाड़ होती रही। कौन सी अशराफिया ने तवज्जो देनी थी किसी सबक पे, किसी लेसन के ऊपर? कतई नहीं। उनकी तमाम तर तवज्जो ये थी, एक शख्स की सारी तवज्जो ये थी कि वो वापस इक़्तिदार में आ जाए और सबको चारों शाने चित गिरा दे, और दूसरे जो बैठे हुए थे उनकी ये थी कि किसी तरह वो सरवाइव कर जाए और उनके हाथ से पावर ना। असल में हमारी अशराफिया की सारी तवज्जो इस पावर गेम पर है। ये म्यूजिकल चेयर्स का जो गेम है 1950 की दहाई से शुरू हुआ है, उनकी कभी तवज्जो अवामी मफाद पे नहीं गई। अब जबकि मुल्क जो है, दुनिया कह रही है कि आप क्लाइमेट चेंज पर नंबर 2 या नंबर 3 वल्नरेबल कंट्री हैं, फिर भी आंखें नहीं खुल रही बदकिस्मती से। ये अभी सारी ये वक्ती बातें हैं, रिलीफ की बातें हैं, दिखावा, तस्वीर कुछ, और रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद देर पा बुनियादों पे काम नहीं होगा, और वो उस वक्त तक नहीं होगा आयशा जब तक कि अकाउंटेबिलिटी लोग नहीं करेंगे, जब तक अवाम इन अवामी नुमाइंदों को, इन इदारों को और तमाम ताकतवर हलकों को ये याद नहीं कराएंगे कि वो क्यों बैठे हुए हैं इस पोजीशन के ऊपर। उनका काम अवाम की खिदमत करना है, मुल्क को बचाना है, ना कि अपनी ताकत को उनको इस काबिल ठीक हो गया रजा रूमी साहब, उनको इस काबिल छोड़ेंगे कि वो सवाल कर सके? तो बात है हमाद गजनवी साहब, सवाल तो कुछ और करना था मगर रजा रूमी साहब की गुफ्तगू से ही सवाल है आपके लिए। वो कह रहे हैं 2022 के बाद अदम इस्तेहकाम था, जो पावर गेम चल रही थी, वो पावर तो अवाम के नाम पर आप हासिल कर रहे हैं, इकट्ठी करके वहां पहुंच रहे हैं। चलें 2010 के बाद तो स्टेबिलिटी थी, आपने कोई देखा चेंज कि हमें प्लांटेशन से लेकर हमें अपने दरियाओं, नदी नालों और इन तमाम मामलात को कभी हमने संभाला हो, उसके बावजूद कि इतने सैलाब आए? अवाम का मफाद है किसी को अजीज, सिर्फ नारा अजीज है अपनी जात के लिए? वज़ीर आज़म साहब ने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। वो फरमाते हैं कि हमने माजी की तबाहकारियों से सबक नहीं सीखा है। जो सब दोस्त कह रहे हैं ना, हू बहू यही बात हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वो जो 40 साल से सियासत कर रहे हैं उनकी तो नहीं है, हमारी आपकी ज़रूर हो सकती है कि सवाल कर लें। तो हम वैसे तो मनफी बात करने से ज़रा मैं मिजाजन गुरेज करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हम हुकूमतों को ही ज़िम्मेदार समझते हैं, और हम आप उसे जो भी नाम देना चाहते हैं, रियासत का या पै दर पै हुकूमतें, या ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं इस बात के। देखिए क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आप पहले फ्लड्स आए हैं, ये सबको मालूम है, आप पैसे मांग रहे हैं दुनिया से सारी, ये 2022 में जो कुछ हुआ। अच्छा, बारिश जब होती है तो आप क्या करते हैं? बारिश तो नहीं रोक सकते, आप छतरी लेते हैं ना, आप उसका कोई इंतज़ाम करते हैं, जो भी आपको अलाउ कर रही हो आपकी। अच्छा, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये को पहली दफ़ा हो रहा है, ये मानसून में हर दफ़ा ऐसा होता है, और अब जबकि बारिशें उन इलाकों में भी ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है। ये तो कोई ऐसी बातें नहीं है। ज़्यादा बारिशें आएंगी, ज़्यादा कंटिन्यूटी किस बात की है? हमारी किस बात की मनसूबाबंदी जो है वो नाक़िस है। आप सीधा आप देखिए ना कि हमसे कमिटमेंट होती है 10 अरब डॉलर की, और हम उसमें से सिर्फ 20% इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि हम कोई बैंकेबल डिपेंडेबल स्कीम ही नहीं बना पाते हैं। तो ये इसमें क्लाइमेट चेंज क्या करें, इसमें दरिया क्या करें? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मेरे सामने पड़ा है पंजाब फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट 16, पंजाब इरिगेशन ड्रेनेज रिवर एक्ट 2023। क्या कोई हुकूमत इंश्योर कर सकती है अगर उसके ऐसे प्लान हैं तो वो उस पर भी अमल कर रही है जो बना के बैठी है, कागजों का पेट भरा है? अब देखिए सियासत क्या हो रही है, मैं इसी से बात करने लगा हूँ।
डैम्स की बात होती है ना, अब सारी हुकूमत कह रही है डैम्स होने चाहिए थे, डैम्स होते तो यूं हो जाते। ये भी एक सियासी बात है, ये पोजीशनिंग है कि यार इसका मलबा हम पे ना पड़ जाए कहीं। ये डैम जो है, ये डैम तो इस मसले का हल नहीं है, शायद कोई छोटा सा ये भी कोई हल हो। डैम्स तो खुद उनके स्पिलवेज खोलने पड़ जाते हैं जब इस तरह का सैलाब आ जाए तो लिहाजा ये क्या सारी बात हो रही है। बात सीधी ये हो रही है जी कि हमें ना पूछो किसी और को, फ्लड की प्रिवेंशन का काम करना है, फ्लड रिलीफ नहीं। ये 40,000 50,000 बांट रहे हैं, तस्वीरें आएंगी अभी आप देखेंगे, फसलें तबाह हो गई उनको। जान जाने वालों के लिए भी रकम तय कर दी जिसकी जान पैसे आप पहले नहीं खर्चते उसके बाद ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। ये $10 बिलियन जो हम लेना चाह रहे थे कि हम तो $1 बिलियन अगर इसकी हिफाजत पे खर्च कर दें तो हम महफूज हो जाएंगे, लेकिन हम वो नहीं करते। हम समझते हैं ये खर्चा है, हम उसे इन्वेस्टमेंट नहीं समझते, हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं समझते। हम पैसे खर्चना चाहते हैं CBD पर और ये कॉलोनीज़ पर और इस तरह के कामों पर, लेकिन ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बात है इसके ऊपर हमने पैसा क्यों नहीं खर्चा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अभी खर्चे करने पड़ेंगे, मसले नहीं होंगी, खाने पीने को नहीं होगा। अभी गंदम पे सवाल था, चावल पर सवाल आएगा तो फिर निकलेंगे पैसे और सब कुछ इंपोर्ट होगा, फिर एहसास होगा कहाँ लगाने की जरूरत थी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हमारे सब अभी बात कर रहे थे, वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ इतराफ़ कर लिया है कि हम डोनर्स को काबिल अमल मंसूबे नहीं दे सके ताकि वो हमारी मदद कर पाते। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह इतराफ़ किया है कि 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद आलमी डोनर्स की जानिब से किए गए वादों को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान खातिर खा मंसूबे पेश करने में नाकाम रहा। जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में $10.9 अरब इमदाद के वादे किए गए थे, मगर पाकिस्तान इसमें से सिर्फ 20% ही हासिल कर सका। ये सूरत हाल इस बात की अक्कास है कि हमारी मनसूबाबंदी और इदारा जाती इस्लाहात में कितनी बड़ी कमजोरी मौजूद है। 2022 के सैलाब में नुकसानात का अंदाजा $14.9 अरब और बहाली की ज़रूरियात के लिए $16.3 अरब का तखमीना लगाया गया था। 3 साल बाद भी बहाली के लिए दरकार फंड्स में से 20% से भी कम खर्च हो सके हैं, जबकि आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा 7 साल में तरक्की और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए $348 अरब दरकार होंगे। ये आदादो शुमार इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो आइंदा आने वाली आफात मजीद तबाहकुन साबित हो सकती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्लीम किया कि सरकारी इदारों में बदउनवानी सबसे बड़ी रुकावट है। दरियाओं के किनारे घरों और होटल्स की तामीर को उन्होंने इंसानी जानों के बड़े नुकसान की वजह करार दिया और कहा कि हमें माजी से सबक सीखते हुए आइंदा ऐसी गलतियों से गुरेज करना होगा। असल सवाल यह है कि क्या हुक्मरान माजी की इन तल्ख हकीकत सीख कर मुस्तकबिल के लिए पायदार हिकमत अमली अख्तियार करेंगे या फिर हर नए सैलाब पर दुनिया से मदद की अपील करते रहेंगे। क्या $348 अरब की ज़रूरत को सिर्फ आदादो शुमार में गिनवाया जाएगा या इसे हकीकत बनाने के लिए अमली कदम भी उठाए जाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से 2022 सैलाब के बाद पाकिस्तान डोनर्स को काबिल अमल मंसूबे पेश करने में नाकाम रहा। वज़ीर ख़ज़ाना का इतराफ़, क्यों पाकिस्तान नाकाम हुआ? ज़ैगम साहब। आयशा, सबसे पहले तो मैं औरंगज़ेब साहब की जो क्लैरिटी है उसको सलाम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरी आबादी है, और दोनों लिंक्ड हैं। और ये दूसरी बात है जिसका लफ्ज़ उठाते हुए भी, बात करते हुए भी जो ज़बान है वो तोतली हो जाती है हमारे हुक्मरानों की। हमसे ज़्यादा बेहतर मुसलमान मैं कहूँगा, एक तरफ ईरान एक तरफ बांग्लादेश, उन्होंने अपनी आबादी की रफ्तार हमसे आधी कर ली। आज जो तबाही आपको नज़र आ रही है इसकी बहुत बड़ी वजह वो आबादी है जो अनकंट्रोल्ड है, जो वहाँ घुस रही है जहाँ नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान में 8 करोड़ अफराद बांग्लादेश से ज़्यादा हैं। जब 71 में हम अलग हुए थे तो उनकी आबादी हमसे कम थी। अब देखें जो वादे किए गए $10 बिलियन के और 20% आए, और 20% में भी 80% कर्ज हैं। ये जहन में रखिए, कर्ज ही ले रहे हैं हम, और ये मसलों का हल नहीं है। और उसकी वजह है, अब देखिए वादे क्यों नहीं, अब जो उन्होंने कहा कि हम बैंकेबल प्रोजेक्ट ही नहीं बना सके। भैया आप कैसे बनाएंगे? कुछ चीज़ें तो आपने उठा के गैर मुल्कियों के हवाले किए हुए हैं। आपने बच्चों की सेहत गैर मुल्कियों के हवाले की हुई है। बैनुल-अक़वामी अदारे देंगे, वो पैसे देंगे, वो इमदाद देंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट लिखेंगे भी वो। क्लाइमेट चेंज पर भी आप बैठे हैं।
गैर मुल्की इदारे आएंगे, बैनुल अक़वामी इदारे आएंगे, कंसल्टेंट लाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बाहर वाले आपको पैसे देंगे। हम जिन इदारों की बात कर रहे हैं तो हम इसेंशियली ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हम उस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां हम हर अहम ओहदे पर डीसी साहब बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छाई हुई है, जो जिले को कंट्रोल करते हैं वो आके फिर क्लाइमेट चेंज भी संभाल रहे होते हैं। कोई टेक्निकल सलाहियत है ही नहीं किसी तरह की। हमने सेहत की, तालीम की, क्लाइमेट चेंज की, एनर्जी की, उस तरह के तो काडर आपने बनाए ही नहीं है। आपने तो उस तरह की ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बनाई जो टेक्निकल और जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना कर सके। फिर एक बार रूमी साहब से माजरत, यहां तो फ्रेंच जुबान और मिर्जा गालिब का इम्तिहान देकर आप CSS करके आ जाते हैं। आपका अब्बा संभालेगा क्लाइमेट चेंज के मसलों को? नहीं संभाल सकते। फिर बैंकेबल प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? 1960 में फिर आप मिन्नत करेंगे कि भाई जी, वो कहते हैं कि बाहर से कोई कंसल्टेंट भेज दो, उनको भी डॉलर दे दो, साथ हमारे डॉलर भी ले आओ। उसमें सब घुसने के चक्कर में होते हैं बाबू। बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट में हमारी भी दिहाड़ी लगे। इससे ज्यादा कोई सलाहियत नहीं है। तो आपको इदारों की सलाहियत बनानी है। बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। आपने माशरे की रेजिलियंस बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, 2022 की इमदाद का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। 2025 का सैलाब आ गया है। हुक्मरान भी वही और निज़ाम भी वही है। जैसे जैगम साहब बात कर रहे हैं, तो फिर बेहतरी की उम्मीद रखना तो मेरी, आपकी, हम सब की सादगी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जैगम साहब से को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे फ्रेंच पढ़कर मैंने मुकाबले का इम्तिहान नहीं दिया था। मैं माशियात का तालिब इल्म था, इसलिए थोड़ी बहुत मुझे भी समझ है जैगम साहब आपसे माजरत के साथ। लेकिन जो उन्होंने बात कही है बिलअमूम मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। पेपर्स गिनवा दीजिए, किस किस चीज के पेपर्स दिए थे रूमी साहब? क्विकली पेपर्स गिनवा दीजिए, कौन कौन से पेपर्स आपने सेलेक्ट किए थे, गिनवा दीजिए मुझे जरा। बदलने जा रहे हैं, सिस्टम्स MCQs पे लेके जा रहे हैं अब। वैसे नहीं, बता दीजिए, पेपर गिनवा दीजिए, पेपर जल्दी से गिनवा दीजिए। मुताला पाकिस्तान सरे फहरिस्त था तो इसलिए सब समझ लिया इन्होंने। और भी बताइए सर, शर्माए नहीं, बता दे जरा, बता दे, पेपर्स की लिस्ट बता दें। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। नहीं, दूसरे शर्मा रहे, ये शर्मा रहे, ये बता नहीं रहे। सर वो ख्याल कर रहे हैं आपके तमाम एसीज, डीसीज और तमाम आने वाले लोगों का ख्याल कर रहे हैं। वैसे सिस्टम बदलने जा रहा है FPSC। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। जैगब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपनी मरकजी हुकूमत में, सूबाई हुकूमतों में वो कैपेसिटी नहीं उस तरह से डेवलप की, और जो की है, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो हमेशा उनके पास कम इख्तियारात होते हैं और वो मरहूने मिन्नत होते हैं जर्नलिस्ट के। वो जब चाहे उनको निकालें, जब चाहे उनको रखें। तो ये बात तो दुरुस्त है, मगर जहां पर आते हैं बात डोनर्स को काबिल अमल मंसूबे पेश करने की, देखिए सारी चीज डोनर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। जब पिछले फ्लड्स आए थे तो आपको याद है कि पाकिस्तान की इतनी हजीमत हुई कि हम फिर से पहुंच गए, मेरा नाम है मंगू, कि जी हमारी मदद करो, हमने ये हो गया वो हो गया। तो लोगों ने कहा हम आपकी मदद क्यों करें? क्या आप अपनी मदद करने के काबिल हैं? क्या आप अपने वसाइल को सही तरीके से बरूए कार ला रहे हैं? क्या आपने अपने मुल्क में करप्शन का कुला कमा किया है? क्या आपने अपने मुल्क में कैपेसिटी बढ़ाई है? ये तो साल हर साल से आपके यहाँ कुदरती आफात आ रही हैं, आपने तैयारी की। ये सवालात हुए थे और ये वर्ल्ड फोरम्स पर हुए, ये बायलैटरल गवर्नमेंट से हुए। और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात थी, खैर उस वक्त चूंकि मुल्क के क्राइसिस में था, हमने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अब ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या स्वात के किनारे के ऊपर दरिया बनाने के लिए आपको बैरूनी इमदाद चाहिए कि वहां पे होटल बने? आप होटल को रोकना तो किसका, गवर्नमेंट का काम है। क्या रावी के किनारे, दीगर दरियाओं के किनारे जो कुछ काम किया है, क्या उसमें आपको उसके लिए भी बैरूनी इमदाद चाहिए? क्या मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए भी बैरूनी इमदाद चाहिए? कतई नहीं। और पाकिस्तान में हमेशा से मेरा ये मानना है और मैं इस पर कायम हूं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, यहाँ पे सैकड़ों अरब रुपए कलेक्ट होते हैं, उनकी तकसीम और उनका इस्तेमाल गलत होता है। उसमें से पैसे हड़प कर लिए जाते हैं। बड़े बड़े ये जो सारे माफियाज बैठे हुए हैं, हर रोज हम बात करते हैं, चीनी माफिया, एक्सपोर्टर माफिया, ऑटोमोबाइल माफिया, ये सारे कहां से सब्सिडी लेते हैं? आपकी और हमारे टैक्सेस से वेरी वैलिड पॉइंट्स रज़ा रूमी साहब। और खुद वजीर खजाना के इदारों में बदउनवानी सबसे बड़ा मसला। एक ब्रेक के बाद शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, इतनी बड़ी आफात के बाद ज़रूरियात जो हैं उनके तखमीने कागज़ों की नज़र क्यों रहते हैं? अमली इक़दामात में रुकावटें क्या हैं, क्यों हैं? अच्छा आयशा, ये सवाल तो औरंगज़ेब साहब के बारे में था, लेकिन मैं उनको छोड़ के ख्वाजा आसिफ के पे जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत ब्यूरोक्रेसी है और ये इसको काम नहीं पता, ना ये काम करते हैं, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा फाइनली एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि उम्र के हिस्से में आके सच बोलना शुरू किया, जिसने क्या ज़बरदस्त बात छेड़ी है। और अब इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई इंशाल्लाह, वो पता लगा है कि कोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, उसका कोई मसला था सियालकोट में, जिसकी वजह से ये सारा मसला छिड़ा और वो बात वहीं की वहीं रह गई, जो ब्यूरोक्रेसी को सिविल सर्विस रिफॉर्म करने वाला जो काम था। यानी अंदाज़ा लगाइए कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ मसले की वजह से हमारा पॉलिटिशियन बात तो करता है, लेकिन सिविल सर्विस रिफॉर्म जो कि एक इंतहा की ज़रूरत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जिक्र नहीं करता। जो जैगम साहब ने स्पेशलिस्ट का जिक्र किया और ब्यूरोक्रेसी को स्पेशलाइज करने का जिक्र किया, 100% दुरुस्त है, इसकी ज़रूरत है। और क्योंकि जाहिर है कि आज के ज़माने के अंदर जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो ये जो DMG वाला जो सिलसिला है, अब इसको कम से कम तर होना चाहिए। यानी यही लोग बैठ के फाइनेंस में भी बैठ के फैसले करते हैं, यही फ्लड की और क्लाइमेट की भी हमें एडवाइस देते हैं, और ये तमाम के तमाम बड़े काबिल लोग भी हैं, रूमी साहब जैसे। लेकिन ये है कि हर जगह आप रजा रूमी को तो बैठा नहीं सकते ना, तो जान नहीं है वहाँ पे क्या होगा। दूसरी बात, एक ज़माने में फ्लड रिलीफ ड्रेन्स के बोर्ड आपको जगह जगह, जब आप देहातों में जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये नज़र आते थे, अब नज़र नहीं आते। वो किसी अक्लमंद ने उस ज़माने में 60s के अंदर ये फैसला किया था कि ये जो फ्लड्स जब आएंगे तो इन दरियाओं के अंदर, तो इनके लिए जो पानी का बहाव है उसको कम करने के लिए दरियाओं के अंदर ये तरीके हमने निकाले। अब वो तमाम के तमाम जो फ्लड रिलीफ ट्रेन है वो भर चुके हैं, वहाँ पर ज़मीनें आबाद हैं, लोगों के घर आबादी हैं। तो ये अगर ब्यूरोक्रेसी को और वजारतों को और इन लोगों को कुछ करना है तो उनको इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, गो कि इसका तल्लुक पहले सवाल से है। तीसरा फाइनल एक और चीज़, आपने पूछा ये क्यों नहीं करते, मुझे ये बताइए कि अभी जब इन्होंने, जिसने कभी कुछ नहीं किया और किसी ने इनमें से कुछ नहीं किया आज तक फ्लड के मामले में या किसी और मामले के मामले में, चाहे पॉलिसी का था चाहे किसी और, अभी फ्लड्स आए हैं ना, अभी फेलियर्स हैं। आप कह रहे हैं कि पंजाब में बड़ा काम हुआ, भाई पंजाब में काम हुआ होता तो हम ये मुसीबत ना देखनी पड़ती जिस तरीके से भी है, चाहे एकदम से सडनली आई, लेकिन एक किस्म का कोई प्लान कि इन्होंने कितनी मीटिंग्स की फ्लड की, प्राइम मिनिस्टर ने कितनी की, चीफ मिनिस्टर्स ने कितनी की, और अगर नहीं की तो फिर ये किसका फेलियर है? इन्हीं का फेलियर है ना, हमारी लीडरशिप का। अब अगर लीडरशिप का फेलियर है तो इसका रेट्रीब्यूशन क्या है, इसका इनको क्या नुकसान पहुंचा है? जर्रा बराबर भी नुकसान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये फेल नहीं होंगे, ये अब वजीर आजम बनेंगे यहाँ से, तो जो चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाता वो उठ के बाद वज़ीर आज़म बन जाता है। ये फ्लड ऐसे ही आते रहते हैं, डेंगू ऐसे ही आता है, बीमारियां ऐसे ही आती हैं। वैलिड पॉइंट है। हमारे साहब ऊपर बात हुई इदारों की सलाहियत पर, फिर पैनलिस्ट ने कहा कि हुकूमत ने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, मगर वजीर खजाना ने तस्लीम किया है कि सरकारी इदारों में बदउनवानी सबसे बड़ी रुकावट है। तो जो हमारे वजीर आजम साहब हैं तो उनके भी इल्म में ये बात होगी, तो इसी को चैलेंज क्यों नहीं समझ लेते सबसे पहले बड़ा चैलेंज कि इसको ख़त्म किया जाए बदउनवानी को? मैं सारी उन चीज़ों का जिक्र करूँगा जो हमारे इख्तियार में थी, अब भी हैं, और जो हम नहीं करनी है कोई बाहर से आके नहीं करेगा। जिस तरह के हम ये जिक्र करते रहते हैं ना जंगलों का, तो सबको मालूम है ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जब बारिशें और सैलाब आता है तो जंगल सारा बहकर कैमरों के सामने आ जाता है। जंगल से कटा हुआ जंगल वो आप काट देते हैं सारा, और आप सब मिलजुल के काटते हैं, हम तो यही समझते हैं, ये हमारे सामने की बातें हैं। ये तजावुज़ात जो होटल्स हम कहते हैं कि दरिया के किनारे बने हुए हैं, ये सबको मालूम है। ये हम बार बार दोहराते रहते हैं बातें, और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी तरह मामला साल से चलता जा रहा है। अच्छा, जैसे जैगम साहब ने इशारा किया, ये सारा मामला कुछ बड़ी तस्वीर से जुड़ा हुआ भी है। यानी जैसे आबादी की तरफ उन्होंने इशारा किया, बुनियादी बात है, आप 25 करोड़ लोग, इस तरह की एक पट्टी आपका मुल्क, तो वो लोग कहाँ जाते हैं फिर? वो उन सब इलाकों में वहाँ आबादी है जो आपने समझा है कि ये प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स जिन्हें आप कहते हैं, जहाँ पानी आना होता है सैलाब का, या इसके अलावा जो भी इलाके ख़तरनाक हैं वहाँ सब आबादी फैली हुई है। इससे जुड़ी हुई बात जो है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि आपके मुल्क में गुर्बत है। आप आसानी से कह देते हैं 42-20 लोग खतरे गुर्बत से गिर गए। इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है कि वो लोग जहाँ सींग समाए, और ऐसी जगह जहाँ कोई मुतमव्विल लोग तो क्या रहेंगे, मिडिल क्लास वगैरह भी नहीं रहती, तो ये फ़ुकरा, गुरबा, मसाकीन, ये जाकर उन बस्तियों में बस जाते हैं, यानी दरिया किनारे
झुग्गियां लगाकर और छोटे छोटे घर बनाकर, और इस तरह वो इलाके सारे जो हैं, आपको मालूम है कि 170 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हाई रिस्क करार दिए गए हैं फ्लड के हवाले से, उनकी अक्सरियत में ये 42% लोग रहते हैं जो कि बढ़ने जा रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2050 तक हर दूसरा घर जो है उसका यही हाल होगा। अब आप बेकरार लग रही हैं, हम मकाफात अमल के दहाने पर खड़े हैं, ये मामला और बिगड़ रहा है। तो बात सिर्फ छोटी इंस्पेक्शन और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।